गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, आज इस वीडियो में मिक्स एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। कल की वीडियो में मिक्स एमसीक्यू फर्स्ट था, आज का टेस्ट सेकंड है साथियों, जिसमें हम महामैराथन की इस कक्षा में पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जी हाँ, जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए एक एक करके हम विषयवार प्रश्नों को देखने वाले हैं साथियों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, मिट्टी के खिलौने बना रहा है तो स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या उपरोक्त सभी। चलिए भाई आंसर देंगे भाई प्रश्न क्रमांक 5। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को क्या मिलेगा भाई, विकास करने का अवसर मिलेगा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में, पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन या संतुलीकरण क्या कहलाता है भाई, फटाफट आंसर देंगे। उत्तर हो जाएगा आत्मसातकरण। अर्थात जो सीखने की प्रक्रिया मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 3 है हमारा। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्णतः सहमत हैं। ये है कक्षा में जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना। ये कथन बिल्कुल सही है भाई, 3 का फर्स्ट। अगला आइए देखिए, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल सही है भाई। विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है, नहीं। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत सामान्य से अचानक समाधान की वकालत करता है। चलिए इसका उत्तर हम देखें प्रश्न क्रमांक 3 का। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। देखिए भाई ये जो है दोनों कथन हमें सही लगते हैं भाई, पहला और दूसरा कथन। ठीक है, उत्तर आ जाएगा भाई आपका सी। ठीक है भाई, सी उत्तर आ जाएगा साथियों, पहला और दूसरा कथन सही है भाई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है हमारा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था वालों के नैतिकों से जो अवस्था है बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। भाई जो अवस्था नहीं है आपको उसको बताना है भाई। तो चलिए आंसर दीजिए भाई प्रश्न क्रमांक 4। देखो भाई, स्व केंद्रित, समाज केंद्रित, अभिमुखता की अवस्था नहीं आता है। ठीक है भाई, सीधे उत्तर को मैं बताते चलूंगा। सामाजिकरण की प्रकृति क्या होती है, प्रश्न क्रमांक 5। चलिए सामाजिकरण की प्रकृति ए है, अचेतन प्रक्रिया है। और अन्य ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं यहां से। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रहे हैं ना तो कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है भाई ये प्रश्न क्रमांक 5। तो देखो भाई क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्सुकी के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है भाई, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, किसका है भाई प्रश्न क्रमांक 6। तो स्वनियमन करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। देखो, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए। सवाल नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा भाई डी, अनुच्छेद 21 ए। ये जो है आपका सीजी टेट 2022 की परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। ठीक है भाई, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल शिक्षा के अधिकार अधिनियम को आप बिल्कुल रट लेंगे भाई, क्वेश्चन बनेगा ही, कंफर्म बात है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखो,
यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा भाई बी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 9 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, कौन सा शामिल है भाई विशेष शिक्षा के सिद्धांत में? तो देखो, गैर भेदभावपूर्ण तरीके से हम यदि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सभी को एक साथ रख के बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, तो वही क्या है? विशेष शिक्षा सिद्धांत है। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 10वां देखो, प्रश्न 10 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता क्या है भाई? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक या सामाजिक विकास? देखिए, सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाएं यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो बौद्धिक विकास उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, सामाजिक देखो, यहाँ पर देखो एक चीज और करो, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण, देखो सामाजिक अवधारणाओं का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं ना भाई, इसलिए ये किस में आएगा भाई? बौद्धिक में आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिया है, 10 के बाद हमारा सवाल नंबर 11 पे आते हैं। चलिए, प्रश्न 11 है, देखो भाई, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीयर रेटिंग, ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 1, मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य है भाई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 12 है हमारा, देख लो यहाँ पर स्मृति, देखो स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण है? कौन कौन सा चरण है भाई? ठीक है भाई, कौन सा चरण है? अब ये चरण को बताना है हमको, तो चलिए क्या हो जाएगा भाई? योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण या प्रस्तुतिकरण? प्रश्न क्रमांक 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई अन्वेषण, जिसे खोजबीन बोलते हैं ना, तो वही है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखो भाई, यहाँ पर अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करेगा? शिक्षक पर, छात्रों की रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधि पर या शिक्षण सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर? किस पर निर्भर करेगा भाई? प्रश्न क्रमांक 13, तो छात्र कितने सक्रिय है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि जो बच्चा है सीखने के लिए सक्रिय ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तो अधिगम कैसे अच्छा होगा? समझ रहे हैं ना भाई बात को? ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, देखो भाई, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन या संतुलन? उत्तर में आ जाएगा भाई बी, आत्मसातकरण कहलाता है। सवाल नंबर 15 देखो भाई सभी साथी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है भाई? क्षति से क्या तात्पर्य है? तो जन्म से विकार युक्त जो है उत्तक है, शरीर किसी अंग के भाग का ना उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाना या ना होना। ठीक है भाई, क्या है भाई? प्रश्न क्रमांक 15, तो देखो भाई इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की मतलब है जन्म से विकार युक्त उत्तक का होना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 15। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखो भाई, हाँ देखो भाई, इसमें प्रश्न क्रमांक 15 में ये जो डी आंसर मुझे ज़्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि भाई सभी चीज़ें परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में उनको समस्या भी होगी। बिल्कुल डी आंसर आएगा भाई। ठीक है भाई, करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे साथियों। चलिए प्रश्न 16, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? प्रश्न क्रमांक 16, तो कौन सा ये आ जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? तो किशोरावस्था में। ठीक है, चलो भाई प्रश्न क्रमांक 17 में आ जाओ सभी साथी। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है भाई? कक्षा में सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाना या उन्हें शिक्षित करना? प्रश्न क्रमांक 17 है और इसका उत्तर हो जाएगा भाई सी। ठीक है,
जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाना सीख सके। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 18 है हमारा। देखो साथियों, प्रश्न 18 क्या कहता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनमें उनके जो दृष्टिकोण है स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 18 भाई, संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक, शारीरिक या सामाजिक। देखो प्रश्न कहता है कि दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो कौन से विकास की यहाँ पर बात हो रही है भाई, संवेगात्मक विकास की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 19 है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। मात्रा, मात्रा एवं अंक, अंक या मात्रा, अंक, क्षेत्र। क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए मात्रा, अंक, क्षेत्र, इसे द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र करके आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, डी इसका सही उचित आंसर होगा। प्रश्न 20 देखो भाई, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है भाई, अब नहीं है बोला जा रहा है ना, प्रश्नों पर ध्यान जरूर देंगे भाई। तो जो बाल्यकाल में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वे दूसरे पर निर्भर। ठीक है भाई, देखो ये यहाँ पर बाल्यावस्था की बात हो रही है, शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भरता नहीं आती। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो बाल्यावस्था भी छोटी ही उम्र है भाई, तो यहाँ पर दूसरों पर देखो निर्भरता नहीं आएगी। ठीक है भाई, उसमें होता है शैशवावस्था का बालक दूसरों पर निर्भर होता है, लेकिन बाल्यावस्था में काम अब अपना खुद करने लगता है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल है, सवाल नंबर 21 है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग क्या क्या है भाई। बच्चा जब 3 माह का होता है तो उनका संवेग क्या क्या है भाई, चलिए बता देंगे। प्रसन्नता, उदासी, घृणा, बिल्कुल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, प्रसन्नता, उदासी एवं घृणा आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां देखो भाई, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। अभिवृद्धि से तात्पर्य यहाँ वृद्धि से है। ठीक है साथियों, तो वृद्धि का संबंध किससे है भाई, मानसिक विकास से, शारीरिक, चारित्रिक या भावात्मक। तो देखो यहाँ पर वृद्धि का संबंध किससे होगा भाई, बी, शारीरिक विकास से संबंध है ना, वृद्धि शारीरिक विकास को प्रदर्शित करता है ना। चलो भाई सवाल नंबर 23 है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है। देखो भाई आत्मसातन और समंजन में मुख्य अंतर, आत्मसात वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर हमारा 24 है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कल्पना करें कि आपका जो कुत्ता है जब भी आप रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे भाई। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, या बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 24। देखो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 25 है हमारा। देखो भाई 25 क्या है, निम्न में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो कूदना नहीं है भाई, बाकी सभी चीज देखो चलना, चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, ये स्थूल क्रियात्मक, देखो ये जो है स्थूल क्रियात्मक कौशल है। ठीक है भाई, और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में वस्तु को पकड़ना, बटन लगाना, भोजन करना, ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक है, और ये कूदना जो है स्थूल क्रियात्मक है। ठीक है भाई, याद रखेंगे भाई, सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल को हमने पढ़ाया हुआ है। चलो भाई बालकों में 26 प्रश्न देख लो। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा क्या होती है भाई, सिफेलिकॉर्डल, प्रोक्सिमोडिस्टल या ए और बी दोनों। क्या है भाई प्रश्न 26, तो ये सी हो जाएगा, बिल्कुल दोनों तरीके से उसके गत्यात्मक जो विकास है होता है।
प्रश्न 27 देख लो भाई, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की अवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है, कौन से नाम से जानी जाती है भाई? ओसीआर साधन, ब्रेल लिपि, तकनीकी सहायक यंत्र। तो 27 प्रश्न है भाई, सभी जान रहे हैं उभरे हुए जो दानादार होता है ना भाई, 6 दानों का, वो ब्रेल लिपि में होता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 28वां है, ठीक है भाई, सवाल नंबर 28वां है हमारा। देखो भाई 28वां क्या कहता है, संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्ति, पोषण, गत्यात्मक क्रियाओं से। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 28, संवेग जो है मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, ठीक है। और 14 प्रकार के संवेग है हमारा, जो मैकडूगल ने बताया है, ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा आता है 29, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ। तो बिल्कुल सही होगा भाई, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि ही विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ठीक है भाई। चलिए बाल विकास में हम अंतिम सवाल ले रहे हैं भाई, 30 क्वेश्चंस था बाल विकास का। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी पढ़ता है, डी को सी पढ़ता है, तो ये कौन सी बीमारी से या कौन सी रोग से पीड़ित है भाई? मलेरिया, डिसलेक्सिया। तो कौन सी बीमारी है भाई? पठन संबंधी, ये जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित है वो बच्चा, ठीक है भाई। ठीक है, आप बाल विकास हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले प्रश्न में आते हैं हम, सामान्य हिंदी के प्रश्न, ठीक है भाई, सामान्य हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो देखो भाई, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। सभी साथी बिल्कुल फ्रेश मूड में आ जाइए, सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? देखो भाई, प्राथमिक स्तर की यहाँ बात हो रही है, तो बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता विकास करना ही उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 में आ जाओ। देखो, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? सबसे अधिक सहायक कौन सा है भाई? तो देखो, बछड़ा अपनी माँ के पास गया, कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बात करेंगे। देखो, इसमें बच्चे को सोचने का अवसर मिल रहा है, ठीक है भाई, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें बच्चे को सोचने का अवसर मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, बच्चे के परिवेश से कोरिलेट किया गया है इस ऑप्शन में। तो बिल्कुल ए सबसे बेस्ट और सटीक ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 33 देखो, निम्न दिए गए सही विकल्प को हमको चुनना है भाई, प्रश्न क्रमांक 33। तो देखो, अब सही विकल्प को चुनना है हमको। चलिए प्रश्न 33 में आ जाता हूं। हाँ चलिए भाई, प्रश्न 33 में आपको सही विकल्प चुनना है। ए वाले ऑप्शन तो सही नहीं है भाई, उसको हटा दो, बाकी 3 ऑप्शन हैं। चलिए भाई, 3 ऑप्शन हैं, आपको चयन करना है भाई। प्रश्न 33 का है ये ऑप्शन, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, सही विकल्प क्या है? चक्की का। अच्छा, चक्की का सही च धन अ धन क धन। देखो भाई, आधा क में नीचे में जो हलन जैसा लगा रहता है ना, ये आधा क है, याद रखेंगे भाई, क्योंकि इसमें जो है स्वर विलोप है, स्वर नहीं है, इसलिए चक्की सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल नंबर 34 देखो भाई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का क्या अर्थ है भाई? प्रश्न क्रमांक 34। तो उच्च और साधारण की जो तुलना किया जाता है ना, ऊंचा और नीचे की तुलना किया जाता है, तो वही कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 देखो भाई, जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल वक्ता। क्या बोलेंगे भाई? तो अल्पभाषी बोला जाता है जो कम बोलते हैं। प्रश्न 36 देख लो भाई, प्रश्न 36 भी सरल सा प्रश्न है। भाषा विकास के चरण आप सभी साथी जान रहे हैं, भाषा विकास के चरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाषा विकास के जो चरण हो जाएगा भाई, 36 का उत्तर ए आ जाएगा, आंगिक, वाचिक, लिखित, फिर यांत्रिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कॉपी में नहीं नोट किए हैं तो अब भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाइए। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है भाई? बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या दल। तो 37 का उत्तर देंगे। देखो भाई, पहाड़ क्या है भाई? 37 में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहां पर जब
पहाड़ की बात कर रहे हैं तो हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, बहुत सारे पर्वत आपको मिलेंगे। अर्थात एक जाति को शो करता है। बुढ़ापा क्या है भाई, भाववाचक है, ठीक है। द्रव्य लोहा क्या है, पदार्थवाचक है। और दलदल और दल क्या है भाई, समूहवाचक को शो कर रहा है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए स्त्रीवाचक का भाई बताना, स्त्री का पर्यायवाची बताना है भाई आप सभी को। स्त्री का पर्यायवाची क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 38 का आंसर देंगे। चलिए उत्तर हो जाएगा भाई कंचन। ध्यान देंगे भाई सभी साथी, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या सीख चुके होते हैं, बोलना लिखना। बोलना सीख चुके होते हैं कि नहीं सीख चुके होते हैं भाई, तो सीख चुके होते हैं स्कूल जाने से पहले बच्चा। चलिए भाई 39 के बाद प्रश्न क्रमांक 40 में आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 40 देखो, पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए भाषा विकास, बच्चों की जिज्ञासा, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 40। तो देखो तीनों ऑप्शन इसमें सटीक बैठ रहा है, जम रहा है, जच रहा है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 देखो भाई, विद्या प्रवीण की समास का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, ठीक है भाई। अब में शब्द यहां आपको देखने को मिल गया, तो वो किस में आएगा भाई, तत्पुरुष में आ गया, और अधिकरण में पर निकल के आता है, ठीक है भाई। अधिकरण समास आएगा, ए इसका सही और सटीक उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 देखिए भाई। चलिए भाई सवाल नंबर 42 है हमारा, देखिए भाई क्या कहता है, निम्न में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अब उपसर्ग वाले शब्द कौन सा है आपको इसको बताना होगा। देखो भाई उपसर्ग के लिए गजब का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप बिल्कुल जाएंगे और जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर खोजिए, छांटिए और उत्तर दीजिए। तो अवज्ञा, उपवन और परिजन, ये आपका सही वर्ग हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 देखिए भाई, निम्न वाक्यों में भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार है, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, भवन की सजावट अच्छी है। चलिए 43 का उत्तर देंगे भाई, तो 43 का उत्तर हो जाएगा भवन की सजावट अच्छी है, ठीक है भाई। ये भाववाचक संज्ञा का गजब का उदाहरण है। 44 देख लो भाई, यहां पर वाक्य के गुण की श्रेणी नहीं है। वाक्य की गुण की श्रेणी आप सभी जान रहे हैं, मैंने ट्रिक के माध्यम से धमाकेदार तरीके से आपके मानसिक स्थिति को छूने का प्रयास इस वाक्य के टॉपिक से, वाक्य की ट्रिक के माध्यम से किया है। मैंने गजब तरीके से आप सभी को बताया है, बिल्कुल नोट्स में जाके देख सकोगे। तो इसमें देखिए भाई वाक्य के गुण नहीं है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि या आसक्ति और उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा भाई उद्देश्य, ठीक है भाई। ये इनके श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 45 देखो भाई, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आप सभी जानते हैं। अब ये 4 अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से, उसको भी आपको देखना होगा। तो क्या है भाई 45 का आंसर देंगे, तो य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। इसी में आपका पेपर में आता है भाई उष्ण क्या होता है, उष्ण व्यंजन। तो उष्ण क्या है, स, स, ह, ये उष्ण व्यंजन के अंदर आता है, बिल्कुल याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 के बाद में प्रश्न क्रमांक 46 में आ जाइए। देखिए रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है भाई, परिमाणवाचक है, क्रिया विशेषण है, गुणवाचक है या विशिष्ट विशेषण है। आंसर देंगे भाई सभी साथी। चलो तो 46 का उत्तर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, जीवन भर। यहां परिमाण बता रहा है कि कब से दुख पाते आ रहा है, तो जीवन भर उसको क्या मिल रहा है भाई, दुख मिल रहा है, सुख की घड़ी उनको आई ही नहीं। चलो सवाल नंबर 47 है, देखो
गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। विकल्प क्या है भाई? गुदड़ी का दाल, छप्पर फाड़ के देना, घी के दिए जलाना या दिन दूना रात चौगुना करना। तो उत्तर हो जाएगा भाई गुदड़ी का दाल। ठीक है भाई, 47 का ए। चलिए 48 देखो भाई, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है। क्या है भाई? सुनना बोलना। देखो भाई, भाषाई क्षमता विकास के लिए हमारा चारों स्किल जरूरी है भाई, और उसको बोलते हैं LSRW। LSRW से तात्पर्य D से है, सुनना बोलना लिखना और पढ़ना। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 49 में आ जाइए। दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? तो दान शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? देख लो, दान देने का भाव बोलते हैं ना, दान देने का भाव, भाववाचक शब्दों को वाक्य से जोड़ना है भाई। ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना ग्रामर के, उस शब्द को आप वाक्य से जोड़िए, उत्तर अपने आप मिलती है। चलिए भाई, सवाल नंबर 50 है। देखो भाई, हिंदी का आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? सवाल बढ़िया है भाई। क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई, उपसर्ग प्रत्यय से भी एक प्रश्न बनेगा ही। प्रश्न 51 देखो, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिण का स्त्रीलिंग बताना है भाई, तो हरिणी क्या हो जाएगा? यही है क्या भाई? 51 का उत्तर नो, हिरणी बोला जाता है। याद रखना भाई, हरिणी नहीं बल्कि हिरणी बोला जाता है। और यहां पर आप वर्डों में त्रुटियां कर सकते हो। चलिए 52 प्रश्न को गौर से देखेंगे भाई। चलिए 52 प्रश्न को गौर से देखेंगे। यहां पर आ गया आपका प्रश्न, पशुता शब्द किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? तो पशुता का भाव बोलते हैं ना, तो पशु क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन में आइए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत है भाई? प्रश्न 53। तो डिली डैली का सिद्धांत, जो कि भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, और ये आपके सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है भाई, भाषा विकास के सिद्धांत। ठीक है भाई, चलो 54। प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए सबसे उचित मुहावरा क्या है भाई? आंसर दे दो। बहती में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना बोलते हैं ना भाई। बिल्कुल सही है भाई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो हिंदी का लास्ट सा सवाल है, उसके बाद अन्य विषय पर आ जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है भाई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो क्या है भाई? रीति। देखो कदाचित, ठीक है भाई, कदाचित शब्द रीतिवाचक को शो करता है। चलिए हो गया भाई। अंग्रेजी अनसीन पैसेजेस ज्यादा होती है भाई, तो अंग्रेजी को हम स्किप कर रहे हैं और अंग्रेजी से आगे हम बढ़ेंगे अन्य सवालों पर। ठीक है भाई, चलिए अंग्रेजी के बाद में हमारा गणित आता है, और गणित को छोड़ देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 विषय कर रखा है भाई। उसके बाद हमारा अभी जो विषय चलने वाला है वो कौन सा होगा? पर्यावरण होगा। कौन सा विषय होगा भाई? पर्यावरण पर धमाकेदार MCQ आया। चलिए भाई, तीसरा सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण। देखो, पायरिया नामक रोग का कारक है भाई। पायरिया किसकी वजह से होता है? उनके कारक कौन है भाई? वाहक कौन है? 111 प्रश्न हैं, फटाफट आंसर दे देंगे। चलिए प्रश्न 111 का उत्तर क्या होगा? देखिए भाई, पायरिया नामक रोग एंटी अमीबा प्लाज्मोडियम, तो किससे होगा भाई? 111 एंटी अमीबा जिन्सवेलिस, है ना? यही है ना भाई? हाँ यही है। चलो 112 में आओ। इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए?
क्या कौशल होना चाहिए भाई? मानचित्र की बात हो रही है, संचार कौशल तो जरूरी नहीं है भाई। स्केच के पदों, देखो स्थान, दूरी, दिशा, ये सटीक है भाई। स्थान भी जानना, दूरी और दिशा की भी समझ होनी जरूरी है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 113 में आ जाओ। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व नहीं था? किस मनोवैज्ञानिक का विशेष महत्व नहीं था भाई पर्यावरण को लेकर? 113 प्रश्न है और कुटलेबिन इसका सही उत्तर आ जाएगा भाई। चलो सवाल नंबर 114 है। कैफीन तथा, देखो कैफीन एक स्टिमुलेंट्स है जो किसमें पाया जाता है भाई? कैफीन। बहुत ही सहज सरल सा सवाल है। चाय में, कॉफी में, शीतल पे, बिल्कुल सभी भाई, सभी चीजों में पाया जाता है भाई कैफीन। चलो प्रश्न 15 देख लो। एक पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से है भाई पारिस्थितिक तंत्र के घटक? कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलना। देखो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में बदलना पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 16 देखो भाई। कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है भाई? रचनात्मक आकलन क्या है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं ना। 116। चलो 116 क्या है भाई? देखो यहां पर बच्चों को हल करवा रहे हो, जो कि गलत है भाई। शब्दावली की व्याख्या कर रहे हो, ये भी गलत। चित्र बनवा रहे हो, बच्चों को क्रियाकलाप करवाना। और बच्चे देखो क्रियाकलाप मतलब स्वयं कर रहे हैं, है ना। पर्यावरण में प्रत्यक्ष ही तो मेन है भाई, प्रोजेक्ट काम देना। चलिए ठीक है भाई। अभी 17 आ गया लेकिन खतरा नहीं आएगा, चिंता ना करें। भारत में लड़के लड़कियों की विवाह की जो उम्र है भाई क्या होती है? तो विवाह की उम्र देखो भाई, लड़के और लड़की बोला है, लड़के पहले बोला है फिर लड़की बोला है। ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। लड़का पहले बोला है मतलब 21 पहले आना चाहिए, लड़की बाद में है। अभी लड़का तो बी आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है भाई। कई साथी अकबका जाएंगे और ए कर देंगे जबकि बी आएगा। ऑप्शन को देख लेना वरना पछताते रह जाओगे। चलो भाई आ जाओ प्रश्न 118। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। सभी जान रहे हो भाई प्राथमिक शाला में पर्यावरण में। तो क्यों किया गया होगा भाई विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को साथ में? तो विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जा सके कि वह पर्यावरण को समग्रता में समझ सके, पूरे पर्यावरण के समग्र रूप को समझ सके। ए इसका सही उत्तर है। 119 वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? अब कवक कौन से समूह में है भाई? 119 का देख लो। तो ये अपघटक है भाई रे मेरे साथियों। अपघटक किसमें है? ये कवक अपघटक में है भाई। ठीक है। चलो सवाल 120 है भाई। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अपेक्षाओं की बात की जा रही है। तो पर्यावरण की अपेक्षाओं की मैं बात करूं तो मैंने गजब का तरीका बताया है भाई। और क्या तरीका बताया था? ट्रिक बताया था। आप चीज भोया। जिसने इसको याद नहीं किया उन्होंने बहुत कुछ खोया। तो याद कर लेना भाई। उपरोक्त सभी आएगा। अवधारणा, कौशल एवं जानकारी, आदत और नैतिक मूल्य सभी आएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए 121 में देखो। एक तालाब की कीड़े एवं छोटी मछलियां क्या होती है भाई? प्राथमिक, द्वितीयक। तो ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता होती है ना भाई। वनस्पतियों को भी तो खाते होंगे ना, मछलियां खाते हैं। सवाल नंबर 122 देखो। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई बोल रहे हैं यहां पर। तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? बायोस्फीयर। ठीक है भाई। चलो सवाल नंबर 122 तो हो गया। अभी 123 में आ जाओ भाई। पर्यावरण ही चल रहा है हमारा। देखो सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी समझ है भाई? 123
कौन सी समझ है भाई? उपरोक्त सभी पर्यावरण पर ध्यान से देखना, महसूस करना और उसको दिमाग में बैठा पाना, उपरोक्त सभी आएगा ना, आ जाएगा। 124 देखो क्या है? सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है भाई? क्यों अलग है भाई? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये तो दोनों में होगा। तुलना, तार्किक भी, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ। हाँ, विज्ञान में बदलाव होता है और उस प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है, अपडेट रहना पड़ता है भाई। ठीक है ना? चलो सवाल अगला है, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? अब डिस्लेक्सिया में क्या होता है भाई? बच्चे के साथ पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, तो डिस्लेक्सिया क्या है भाई? पढ़ने की अक्षमता है। जानते हो भाई, डिस्लेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। और बोलने की अक्षमता क्या है भाई? देखो भाई, डिस्लेक्सिया पढ़ने हैं और लिखने की अक्षमता वाली बात आती है तो डिस्ग्राफिया होती है, याद रखना। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? कौन सी विधि अपवाद है भाई? व्याख्यान से समझाना। क्या छोटी कक्षाओं के बच्चों को हम लेक्चर दे सकते हो? लंबा लंबा फेंक सकते हो क्या? नो। बच्चे तो प्रत्यक्ष सीखेंगे, आप उनके परिवेश से जोड़ो तब तो बच्चा सीखेगा ना जी पर्यावरण। सवाल नंबर 27 है, 100, निम्न में कौन सा खाद्य श्रृंखला है? अब खाद्य श्रृंखला को बताना है भाई, तो देखो क्या हो जाएगा? घास को गेहूं, रॉन्ग, रॉन्ग है। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, बिल्कुल सही है भाई। 127 का बी। ओके, अगला सवाल है 128 देखो, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग किसमें सहायता करेगा भाई? 128 तो सांस्कृतिक विषय को रोचक बनाना, बिल्कुल सही है भाई। विषय को रोचक बनाओगे, कविता कहानी का उपयोग करके बच्चों को आकर्षित कर सकते हो। समझ रहे हो ना? चलो 128 तो हमने देख लिया भाई। 129 में आ जाओ, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक कौन सा है भाई? अब सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक क्या चीज हो सकता है? चलिए 129 क्या होगा भाई? सांप्रदायिकता जो शब्द आती है ना, ये बाधा पहुंचाएगा। ठीक है, श्रम विभाजन तो होगा भाई, अपने अपने कार्य के हिसाब से विभाजित रहेंगे भाई। परिवार में 15 सदस्य है, सबका अपना अपना कार्य रहता है। शिक्षा का अधिकार भी है, सहकारिता भी, सांप्रदायिकता नहीं आएगा, यही बाधक है भाई। अलग अलग संप्रदाय में बांट देना। ठीक है भाई। चलो 130 एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आपको इसको बताना है भाई। 130 तो सब जानते हो भाई, इसका उत्तर हो जाएगा सी और डी आएगा। चलिए भाई देखो भाई, एक झुंड में हथनियां तथा उनके बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? बिल्कुल, झुंड में बुजुर्ग हथनी ही उनकी नेता होती है। ठीक है भाई, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग, मतलब सी और डी आ जाएगा, तो इसका उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए हो गया भाई, आपके पूरे 20 सवाल पर्यावरण का हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़े, कंप्यूटर। ठीक है भाई, कंप्यूटर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कंप्यूटर के 10 सवाल इस वीडियो में लेने वाले हैं भाई। बिल्कुल मेगा सीरीज है, महामैराथन है, एमसीक्यू का भंडारा मिल रहा है आप सबको। जो आएगा भंडारा का प्रसाद पाएगा भाई, जो नहीं आएगा वो छूट जाएगा। तो जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं वो अभी जुड़ जाइए, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि जो हम ला रहे हैं धमाकेदार ला रहे हैं। चलिए भाई 131 में आ जाइए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा भाई? क्या होगा? चलिए आंसर दे देंगे सभी साथी। ठीक है भाई, आंसर के इंतजार में बैठे हैं। तो क्या है भाई? देखो, डाटा प्रोसेसिंग वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी
तैयार करना क्या यही है, और डाटा कार्य करना डेटा का संग्रह। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल 132 देख लो जी। एटीएम, एटीएम क्या होता है भाई? बिना स्टाफ के नकदी देने बैंकों के स्टाफ, तो क्या है भाई? आंसर सीधे दे देंगे। चलिए, तो बिना स्टाफ के आप नकदी लेन देन कर सकते हो भाई ऑनलाइन माध्यम से, एटीएम से। यही है, यही है और यही है। चलिए 133 देख लो भाई। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। अब प्रोसेस इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कैसे किए जाएंगे भाई? ए ऑप्शन है इनपुट। चलिए ऑप्शन नंबर बी डेटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी, 133 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 134 देख लो भाई। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो क्या कहलाता है भाई? कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहा जाता है? जानते हो ना। चलो 134 का उत्तर हो जाएगा भाई प्रोसेसर कहलाता है, जो प्रोसेस करता है। तो भूलना नहीं है ऐसी पॉइंट को। ठीक है भाई, चलो ओके। प्रथम गणना यंत्र, गणना यंत्र कहने से तात्पर्य क्या है भाई? कंप्यूटर की तरह ही होगा, है ना। तो पहले गणना यंत्र को अबेकस का उपयोग किया जाता था गिनने के लिए, और सभी साथी आजकल अबेकस को टीएलएम के रूप में विद्यालयों में उपयोग होता है। ठीक है भाई, जान लेना ऐसी बातों को। चलिए 136, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था भाई? 136 में आ जाओ। तो खेल के लिए बना था। किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। 137 देख लो ना भाई अगले सवाल। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया है भाई, रट लियो। चलो 138 देख लो। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने किया भाई पंच कार्ड का? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया है बब्बा, किसी ने भी पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया है। अगला सवाल 139 के लिए। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था भाई? 139 देख लो। उत्तर में क्या आ जाएगा? चार्ल्स बैबेज। क्या आ जाएगा भाई? चार्ल्स बैबेज, यही आएगा ना। ओके, सवाल अंतिम, सवाल 140 सवाल नंबर कंप्यूटर का लास्ट। देखो भाई, इसमें कौन सा बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन सा है भाई? 40 का। तो सबसे महंगा कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज चलता है और सबसे महंगा बिकता है। अब 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के ले लेते हैं भाई, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 41, हाँ ठीक है। अब किस जिले को विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया? फटाफट आंसर दे दो, साए साए आंसर दे दो। तो दंतेवाड़ा को क्या किया? विभाजित किया, और यहां पर क्या बना भाई? बीजापुर जिला, बीजापुर दंतेवाड़ा। ठीक है भाई। सवाल नंबर 42, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? महामैराथन देख लेना भाई छत्तीसगढ़ का, हर एक प्रश्न का जवाब आपको वहीं से मिलेगा। जी हाँ, क्या आ जाएगा भाई? कर्नाटक। बाकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सभी राज्य छूती है, कर्नाटक नहीं छूता भाई। ठीक है भाई, चलो 143 में आ जाओ। 143 का उत्तर क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम तहसील कौन से जिले में है भाई? 143 का आंसर दे दो। नारायणपुर सबसे छोटा जिला है और यहाँ तहसील भी सबसे कम है, समझ रहे हो ना। 144 में आ जाओ। 144 देखो, रायपुर जिले में
कितनी जिलों की सीमाएं लगी हुई है भाई? रायपुर जिले से। तो रायपुर जिले से कितनी जिलों की सीमाएं लगी है? 6 जिलों की सीमाएं लगी हुई है। कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमाएं लगी हुई है। चलिए 145 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किस जिले से होकर गुजरेगी भाई कर्क रेखा? देख लो भाई, कर्क रेखा कहां से गुजरेगी? 145 तो क्या हो जाएगा? इन सभी जिलों से, कोरिया से भी गुजरी है, बलरामपुर और सूरजपुर, तो उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाएगा। 145 तो हो गया, 146 में आ जाओ भाई, 1-2 प्रश्न और बचे हैं। चलो, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो देख लो, भारतीय खनन विद्यालय ऑप्शंस आपके शो हो रहे हैं, धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। ठीक है। 147 147 फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है भाई? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है भाई। चलो सवाल नंबर 148, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है भाई? तो देख लो भाई, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है भाई, किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब किया है? तो 1921 में किया है। ठीक है भाई, 22 दिसंबर 1921 में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है भाई 149। देखो, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो भाई, तो सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। और किस लिए? शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है ना? कब किया था भाई? 1917 में शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। लास्ट प्रश्न देख रहे हैं भाई आज का। ठीक है, क्या प्रश्न है भाई? देखो स्क्रीन पर, देख लो भाई, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? लास्ट सवाल है, लास्ट प्रश्न है। तो किसको कहा गया है भाई? उर्दू को रेख्ता कहा गया है। ठीक है भाई। और ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना। तो आज की सेशन हम समाप्त कर रहे हैं भाई। देखो, अब मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी भाई? मुगल काल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रख लेना, फारसी जो भाषा है ना, ये वाली, तो ये वाली क्या थी भाई? ऑफिशियल लैंग्वेज थी। याद रख लियो, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फारसी भाषा थी। और मुगल सम्राट बाबर पहला मुगल सम्राट था जो कि अफगानिस्तान से भारत आया हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल आज के सेशन में हमने महामैराथन भाई आपको एमसीक्यू का अति महत्वपूर्ण मैराथन देने का प्रयास किया है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर से तैयार रहेंगे प्रातः 9 बजे। बाल विकास में आपका यूट्यूब में पहली बार ऐसे वीडियो आज लाइव सेशन में आप सबको मिलने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।